India has chosen to lead the Kimberley process, a major step in global diamond trade governance. तो बात यह है कि 2026 में भारत किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये ग्लोबल डायमंड गवर्नेंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर भारत के लिए इसके मायने क्या हैं और क्यों ये इतना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल। कैसे पता चले कि किसी के पहने हुए हीरे ने किसी जंग के लिए पैसा नहीं दिया? सोचिए। इसी एक गंभीर सवाल का जवाब देने के लिए किम्बरली प्रोसेस को बनाया गया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये किम्बरली प्रोसेस है क्या चीज और कैसे ये हीरो की दुनिया पर एक ग्लोबल वॉचडॉग की तरह नजर रखता है? इस पूरी बातचीत के सेंटर में है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। हाँ, इन्हें ही ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है। ये वो कच्चे हीरे हैं जिनका इस्तेमाल विद्रोही गुट करते हैं अपनी लड़ाइयों को फंड करने के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए 2003 में किम्बरली प्रोसेस यानी केपी को शुरू किया गया। ये एक इंटरनेशनल फोरम है और इसकी सबसे खास बात है इसका स्ट्रक्चर। ये एक कह सकते हैं तिगड़ी है। इसमें सरकारें हैं, डायमंड इंडस्ट्री के लोग हैं और सिविल सोसाइटी भी शामिल है। सबका लक्ष्य एक और बिल्कुल साफ, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के ट्रेड को पूरी तरह से खत्म करना। और इसका असर देखिए, आज 86 देश इससे जुड़े हैं और दुनिया के लगभग 99.8% कच्चे हीरो का कारोबार इसके दायरे में आता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल नेटवर्क है। तो फिर सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है? इसका जवाब है किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। इसके 4 मजबूत पिलर्स हैं। सबसे पहले, हर सदस्य देश को अपने डायमंड ग्रेड को कंट्रोल करने के लिए कड़े कानून बनाने पड़ते हैं। दूसरा, कच्चे हीरों का कोई भी शिपमेंट बिना सरकारी सर्टिफिकेट के नहीं जा सकता और यह सर्टिफिकेट टेम्पर प्रूफ होता है। तीसरा, आप सिर्फ उन्हीं देशों से हीरे खरीद बेच सकते हैं जो इस स्कीम का हिस्सा हैं। और चौथा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सभी सदस्य देश एक दूसरे के साथ स्टैटिस्टिकल डेटा भी शेयर करते हैं। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं उस असली प्रॉब्लम को, उस ब्लड डायमंड की समस्या को जिसकी वजह से केबी को बनाना ही पड़ा। जरा इन नंबर्स को देखिए। 1990 के दशक में दुनिया के डायमंड मार्केट का लगभग 15% हिस्सा, जी हां 15% हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का था। और आज केपी की वजह से यह आंकड़ा 1% से भी नीचे आ गया है। यह वाकई एक जबरदस्त कामयाबी है। अब आते हैं भारत पर, डायमंड इंडस्ट्री का ग्लोबल हब और जिसे पॉलिशिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये नंबर देखिए, 90%। इसका मतलब यह है कि दुनिया में बिकने वाले हर 10 में से 9 हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। यह आंकड़ा भारत को इस इंडस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर देता है। ये चार्ट भी यही कहानी बताता है। ग्लोबल डायमंड प्रोसेसिंग में भारत का दबदबा साफ साफ दिखाई देता है। बाकी दुनिया एक तरफ और भारत अकेला एक तरफ। भारत इस सर्टिफिकेशन स्कीम के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहा है। यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी जीजेईपीसी देखती है। और देखिए, भले ही भारत में हीरो का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता, लेकिन कच्चे हीरो का सबसे बड़ा इंपोर्टर और दुनिया का पॉलिशिंग हब होने के नाते इसकी भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, भारत की 2026 की किम्बरली प्रोसेस की चेयरमैनशिप। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। भारत 2008 में पहली बार अध्यक्ष बना था, फिर 2019 में दूसरी बार और अब 2026 में तीसरी बार ये जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया को भारत की लीडरशिप पर कितना भरोसा है। और ये चेयरमैनशिप सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, नहीं, ये एक बड़ा मौका है खुद इस प्रोसेस में सुधार करने का, इसे और चमकाने का। अच्छा, केपी ने कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को 1% से भी कम कर दिया, तो क्या मान ले कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? असल में कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। आज के समय में केपी के सामने कई नई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी परिभाषा, जो बहुत संकरी है। ये सिर्फ विद्रोही गुटों से जुड़े हीरो को ही कॉन्फ्लिक्ट डायमंड मानती है, लेकिन अगर कोई सरकार ही हिंसा या मानवाधिकारों का हनन करे तो उस पर यह चुप है। फिर एक वीटो पावर का मसला है, जहां कोई एक देश भी चाहे तो किसी जरूरी सुधार को रोक सकता है। इसके अलावा केपी का कोई परमानेंट स्टाफ या ऑफिस नहीं है, जिससे मॉनिटरिंग में कमी आती है। और शायद सबसे बड़ी कमी, ये सिर्फ कच्चे हीरो पर लागू होता है। मतलब जैसे ही हीरे पर थोड़ी सी भी पॉलिशिंग हुई, वो केपी के दायरे से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में अध्यक्ष बनकर भारत क्या कर सकता है? देखिए, कई रास्ते हैं। केपी के दायरे को बड़ा करने के लिए ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल रिस्क पर वर्किंग ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट्स, जिससे ट्रैकिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। सिस्टम में सुधार के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और ज़्यादा डेटा ट्रांसपेरेंसी की वकालत की जा सकती है। और इतना ही नहीं, जो अफ्रीकी देश हीरे प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें तकनीकी मदद देकर उनकी क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो खास बातें हैं जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट देखिए, केपी की स्थापना हुई 2003 में। इसका मेन गोल क्या है? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का ट्रेड रोकना, भारत का शेयर, दुनिया के करीब 90% हीरों की पॉलिशिंग। भारत की अगली चेयरमैनशिप 2026 में। सबसे बड़ी चुनौती कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स की संकीर्ण परिभाषा, और सुधार के लिए सबसे बड़ा आइडिया डिजिटल ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, भारत के पास किम्बरली प्रोसेस को एक संकीर्ण संघर्ष रोकथाम के टूल से बदलकर नैतिक हीरा गवर्नेंस के लिए एक विश्वसनीय फ्रेमवर्क बनाने का मौका है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जो देश दुनिया के 90% हीरो को पॉलिश करता है, क्या वो देश खुद किम्बरली प्रोसेस को सफलतापूर्वक पॉलिश कर पाएगा? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस पर नजर बनाए रखना यकीनन दिलचस्प होगा।